हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नितेश एजुकेशन 27। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 एजुकेशन एंड साइकोलॉजी की तैयारी करवाता हूं। साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया पीएचडी एडमिशन्स एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज लाइक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी। साथ ही साथ यूजीसी एनडीए नेट से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को देता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो पीजीटी साइकोलॉजी का आज जो पेपर कंडक्ट हुआ है, यूपी पीजीटी 2021 का जो पेपर था उसको हम लोग, साइकोलॉजी का पेपर जो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, पेपर एनालिसिस करेंगे उसका। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आज जो भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे, ये केवल एक अनुमान हम लोग लगाएंगे। बाकी जब यूपीपीएससी जो है अपनी ऑफिशियल आंसर की दे देगा, माफ़ कीजिएगा, आयोग जो है अपनी जो ऑफिशियल आंसर की दे देगा, तो उसके आधार पे हम लोग आंसर्स को सही मानेंगे। आज केवल हम लोग पेपर को एनालिसिस करेंगे और संभावित उत्तर की तलाश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पेपर कोड है, बुकलेट सीरीज़ है ए, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। और साइकोलॉजी का पेपर है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अवधान टार्च के प्रकाश के सदृश होता है जो दाएं बाएं, आगे पीछे और ऊपर नीचे घूमता रहता है। इस कथन में किस गोचर को दिखाया गया है? यानी क्या कह रहा है? अटेंशन इज सिमिलर टू द लाइट ऑफ टॉर्च विच कीप्स ऑन मूविंग राइट लेफ्ट फ्रंट बैक अप डाउन, विच फेनोमेना इज शोन इन द स्टेटमेंट। तो इसका जो मोस्ट प्रोबेबल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब व्यक्ति किसी एक ही उद्दीपक के, किसी एक ही स्टिमुलस के एक पहलू से दूसरे पहलू पर परिवर्तित होता है, तो इसे फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन की संज्ञा दी जाती है। यानी जब इंसान का ध्यान एक ही उद्दीपक के अनेक अनेक पहलुओं पर होता है तो इसे फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन कहा जाता है। परंतु जब अवधान या ध्यान एक उद्दीपक से दूसरे उद्दीपक पर परिवर्तित होता है तो उसे शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन कहा जाता है। तो यहाँ पर जो मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है, फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन, ठीक है। सेलेक्टिव अटेंशन नहीं हो सकता है, डिवीज़न ऑफ अटेंशन नहीं हो सकता, विजिलेंस भी मुश्किल ही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी परीक्षण की विश्वसनीयता और उसकी लंबाई के बीच सीधा संबंध है। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट एंड इट्स लेंथ। तो यह कथन, पहला ऑप्शन है हमेशा सही है, दूसरा ऑप्शन है यह कथन गलत है, तीसरा है कुछ स्थितियों में यह कथन सही है, और चौथा है यह संबंध नहीं होता है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। यानी कि यह कथन हमेशा सही है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, जो रिलायबिलिटी का जब जो रिलेशनशिप होता है, रिलायबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ द टेस्ट, ठीक है। यानी कि हमेशा ये कहा जाता है कि टेस्ट के में जो आइटम्स की संख्या है ज़्यादा से ज़्यादा रखी जाए, टेस्ट की लंबाई जो है ज़्यादा रखी जाए, इससे क्या होता है? टेस्ट की रिलायबिलिटी बढ़ती है। तो आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इस वजह से यह कथन हमेशा सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए आयोग क्या इसको देता है, वैसे ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब किसी व्यक्ति की मौखिक प्रतिक्रिया शब्दशः दोहराई जाती है तो जो वाचिक व्यवहार पुनर्बलित होता है उसे क्या कहते हैं? यानी वर्बल बिहेवियर दैट इज रेनफोर्स्ड व्हेन समवन एल्स वर्बल रिस्पॉन्स इज रिपीटेड वर्बेशन इज कॉल्ड। तो देखिए रिपीटेशन, अब पहला ऑप्शन है ऑटोलेक्टिक बिहेवियर, ऑटोक्लिक्टिक बिहेवियर, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन बी है इक्विक बिहेवियर, सी है रेनफोर्स बिहेवियर, डी है ऑपरेंट बिहेवियर। तो देखिए यहाँ रिपीटेशन की बात हो रही है तो थोड़ा सा आप लोग कॉमन सेंस लगाएंगे और थोड़ा अपने जनरल इंटेलिजेंस से सोचेंगे। तो इकोइक का मतलब क्या होता है? प्रतिध्वनिक। प्रतिध्वनिक का मतलब आपकी आवाज़ दोबारा आपको सुनाई देना। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? जब मौखिक प्रतिक्रिया शब्दशः दोहराई जाती है तो जो वाचिक व्यवहार पुनर्बलित होता है उसे क्या कहते हैं? तो ये इकोइक बिहेवियर होना चाहिए इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका इकोइक बिहेवियर होना चाहिए। ऑपरेंट बिहेवियर और रेनफोर्स बिहेवियर का यहाँ पर कोई खास मतलब नहीं है। इक्विक बिहेवियर जो है इसका मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो सकता है, ठीक है। बाकी आयोग देखिए क्या आंसर देता है, कुछ दिनों में आंसर की आ जाएगी, फिर पता ही चल जाएगा।
चौथा ऑप्शन क्वेश्चन है आपका, विक्रय लक्ष्य को प्राप्त करने पर पारितोषिक संप्राप्ति के लिए विक्रयकर्ता का व्यवहार किससे नियंत्रित होता है? व्हाट गवर्न्स द बिहेवियर ऑफ सेल्स पर्सन गेटिंग अ बोनस फॉर अचीविंग सेल्स टारगेट? पहला ऑप्शन है प्राइमरी इन्फोर्समेंट, बी है सेकेंडरी, सी है कंसिक्वेंट, डी है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनफोर्समेंट। तो देखिए जो क्वेश्चन ध्यान से देखिए तो क्या लिखा है, व्हाट गवर्न्स द बिहेवियर ऑफ सेल्स पर्सन गेटिंग अ बोनस फॉर अचीविंग सेल्स गेट, यानी कि सेल्स टारगेट को पा लेना और उसके बाद जो पारितोषिक संप्राप्ति मिलती है वो किस बिहेवियर के अंतर्गत आएगा? तो वो कॉन्सिक्वेंट रिफोर्समेंट यानी कि परिणामित पुनर्बलन के आधार पर जो है पारितोषिक संप्राप्ति विक्रयकर्ता का व्यवहार जो है नियंत्रित होता है, क्योंकि इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, कंसिक्वेंट, क्योंकि परिणाम आधारित यहाँ पर पुनर्बलन मिल रहा है, मिलेगा किसको? विक्रयकर्ता को। क्यों? क्योंकि उसे लक्ष्य दिया गया है और वो लक्ष्य को पा ले रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर हो सकता है, कंसिक्वेंट रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 5, अपने बारे में हमारी सभी सोच और भावना मैं क्या कर सकता हूँ के प्रश्न का एक उत्तर है, जिसे निम्नलिखित रूप में जाना जाता है। क्या है? ऑल आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स अबाउट आवरसेल्व्स इन एन आंसर टू द क्वेश्चन व्हाट कैन आई डू आर रिफर टू एज। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है सेल्फ कॉन्सेप्ट, बी है सेल्फ स्टीम, सी है सेल्फ वर्थ, डी है सेल्फ एफिकेसी। तो देखिए इसका मोस्ट सेल्फ एफिकेसी और सेल्फ स्टीम का तो यहाँ कोई मतलब नहीं है, बाकी बचे दो ऑप्शन ए और डी। तो इसमें सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि आपके अपने सारे अनुभवों के बारे में जानना, आप क्या हैं, आप कौन हैं, आपके अनुभव क्या हैं, ये सारी चीज़ें सेल्फ कॉन्सेप्ट में होती है। लेकिन यहाँ पर देखिए सेल्फ वर्थ, आत्ममूल्य की भी बात की गई, तो आत्ममूल्य या सेल्फ वर्थ को भी निकालें तो व्हाट कैन आई डू, आप किस योग्य हैं। तो ऑप्शन नंबर सी भी इसका सही आंसर हो सकता है और ऑप्शन नंबर ए भी सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो इन दोनों ऑप्शंस में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, आप आयोग देखिए कौन सा आंसर इसको सही ठहराता है। वैसे ऑप्शन नंबर सी जहाँ तक मुझे लग रहा है सही होना चाहिए, बाकी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान की कौन सी विशेषता विकारों के निदान व चिकित्सा से निपटती है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलिटीज इन साइकोलॉजी डील विद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर्स? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, क्लिनिकल साइकोलॉजी। ठीक है, डिसऑर्डर ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर्स के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजी नैदानिक मनोविज्ञान का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने सबसे पहले यह मत दिया था कि स्मृति एक रचनात्मक प्रक्रिया पर आधारित है? तो इसका जो सही आंसर है, स्मृति एक रचनात्मक प्रक्रिया पर आधारित है, यह कथन किसने दिया था? बार्टलेट ने यह कथन दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, बार्टलेट ने यह कथन दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, गिलफर्ड के प्रतिदर्श में निम्नलिखित में से कौन एक उत्पाद है? यानी गिलफर्ड ने जो 3 डायमेंशनल थ्योरी दी थी, कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट, इसमें इन्होंने टोटल 180 कंपोनेंट बताए थे, 180 कंपोनेंट्स। तो उसमें से जो प्रोडक्ट है, मतलब प्रोडक्ट में कौन कौन से कंपोनेंट है, ये ऑप्शन दे रखे हैं आपके, इवैल्यूएशन, कॉग्निशन, सिंबल, सी ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें से कौन सा प्रोडक्ट का कंपोनेंट है? तो ऑप्शन नंबर सी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो प्रोडक्ट का कंपोनेंट है, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, विशेष शब्दों में कार्य विश्लेषण का वर्णन करता है। इन स्पेसिफिक टर्म्स जॉब एनालिसिस डिस्क्राइब। अब जॉब एनालिसिस देखिए क्या डिस्क्राइब करता है, कार्यों की प्रकृति और अवयव, यानी कि नेचर एंड कंपोनेंट ऑफ टास्क, इसका सही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होना चाहिए। देखिए पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स का कोई मतलब नहीं है, पर्सनल रिक्वायरमेंट्स का कोई मतलब नहीं है, पैकेज ऑफ स्किल्स एंड एप्लीकेबल टू डिफरेंट जॉब्स भी नेगेटिव टर्म है। तो इसको रिमूव करने के बाद जो बचा ऑप्शन नंबर बी बच रहा है, माफ कीजिएगा, नेचर एंड कंपोनेंट्स ऑफ टास्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10, टंकण को सीखते समय उच्च क्रम और निम्न क्रम में अधिगम में संघर्ष कब होता है? यानी वाइल लर्निंग टू टाइप व्हेन कॉन्फ्लिक्ट अकर्स बिटवीन हायर ऑर्डर एंड लोअर ऑर्डर लर्निंग। तो इसका जो सही आंसर मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर डी, नो शिफ्ट फ्रॉम वर्ड हैबिट टू लेटर हैबिट, यानी कि टंकण को सीखते समय हायर और लोअर लर्निंग में संघर्ष कब होता है? तो ऑप्शन इसका देखिए आयोग क्या आंसर देता है, वैसे मोस्ट प्रोबेबल चांसेस मुझे ऑप्शन नंबर डी लग रहा है इसका, नो शिफ्ट फ्रॉम वर्ड हैबिट टू लेटर हैबिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लघुकालिक स्मृति की सूचना दीर्घकालिक स्मृति में प्रविष्ट होती है।
ठीक है। लघुकालिक स्मृति की सूचना यानी इन्फॉर्मेशन इन शॉर्ट टर्म मेमोरी एंटर्स लॉन्ग टर्म मेमोरी थ्रू, किसके थ्रू? एलेबोरेटरी रिहर्सल, साइमल्टेनियस रिहर्सल, मेंटेनेंस रिहर्सल या सीक्वेंशियल। देखिए लघुकालीन स्मृति में जो सूचना होती है वो लगातार लॉन्ग टर्म मेमोरी में आवश्यकता पड़ने पर ट्रांसफ़र होती रहती है। तो इसका जो मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन है सीक्वेंशियल रिहर्सल लग रहा है मुझे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर लग रहा है। बाकी आयोग देखिए क्या आंसर देता है, देखते हैं, कुछ दिनों में पता चल जाएगा। तो सीक्वेंशियल रिहर्सल इसका सही आंसर होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन इन शॉर्ट टर्म मेमोरी एंटर्स लॉन्ग टर्म मेमोरी थ्रू सीक्वेंशियल रिहर्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। प्रत्येक स्कूल के चरण में परामर्श और निर्देशन की मार्गदर्शिका डैश में दी गई, तो किस में दी गई है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आपका, रमेश अति गति सीमा से गाड़ी चलाते हुए 3 बार पकड़ा गया। अदालत के द्वारा दिए गए 2 विकल्पों में से उसने गाड़ी चलाने की अनुज्ञप्ति से वंचित होने की अपेक्षाकृत गाड़ी चलाने को कक्षा में जाने का विकल्प चुना। यह एक उदाहरण है। देखिए क्या कह रहा है कि रमेश ओवर स्पीडिंग से गाड़ी चलाता है और 3 बार पकड़ा जा चुका है। अब उसे जज ने जो पनिशमेंट दी है, एक तो वो या तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस खो दे, यानी 2 ऑप्शन दिए हैं, या तो वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस खो दे, डीएल खो दे, या फिर वो अपने इस बिहेवियर को सप्रेस करे और ओवर स्पीडिंग ना करे, उसके लिए वो ट्रेनिंग ले। ठीक है। तो ऑप्शन ए है, ये किसका एग्जाम्पल है? पॉजिटिव पनिशमेंट का है, बी है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का, सी है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का, डी है नेगेटिव पनिशमेंट का। तो देखिए यहाँ पर जो पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है, इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा हूँ। जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कोई स्टिमुलस बाहर से हम ऐड करते हैं, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है किसी नेगेटिव स्टिमुलस को हम लोग एक्सपेल आउट कर देते हैं। और जो पनिशमेंट होता है पॉजिटिव पनिशमेंट, उसमें क्या होता है किसी पॉजिटिव स्टिमुलस को हम एक्सपेल्ड आउट कर देते हैं, और जो नेगेटिव माफ़ कीजिएगा नेगेटिव पनिशमेंट जो होता है उसमें हम किसी नेगेटिव स्टिमुलस को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। यानी जैसे एक बच्चा शोर मचा रहा है तो उसको डंडा मारना नेगेटिव स्टिमुलस है, पॉजिटिव माफ़ कीजिएगा नेगेटिव पनिशमेंट है। और जब हम किसी ऐसे इंसान को जिसको अवार्ड मिलना चाहिए था, तो जो टॉपर होना चाहिए था वो नहीं हुआ, उसे अवार्ड नहीं मिला, किसी और को दे दिया गया, तो ये पॉजिटिव पनिशमेंट का एग्जांपल होगा, क्योंकि इसमें जो है हम पॉजिटिव स्टिमुलस को एक्सपेल्ड आउट कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर क्या है, रमेश को जो है कि अगर वो उसका डीएल जो है लॉस हो जाता तो ये उसका नेगेटिव पनिशमेंट की एग्जांपल होता। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो पनिशमेंट का मतलब होता है, पनिशमेंट हमेशा बिहेवियर को सप्रेस करने के लिए दिया जाता है, ये याद रखिएगा। पनिशमेंट हमेशा किसी भी बिहेवियर को सप्रेस करने के लिए दिया जाता है, और रीइंफोर्समेंट हमेशा उस बिहेवियर को इंक्रीमेंट करने के लिए, मतलब बढ़ाने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो रमेश है उसको पनिशमेंट दिया जा रहा है ट्रेनिंग स्कूल का, ताकि उसका बिहेवियर सप्रेस हो। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल चांसेस ऑफ द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ पॉजिटिव पनिशमेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। बाकी देखते हैं क्या होता है, आयोग क्या आंसर देता है। वैसे मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है पॉजिटिव पनिशमेंट होने का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रयोगात्मक अध्ययनों पर आधारित नहीं है? तो देखिए कॉग्निटिव अप्रोच में भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, बिहेवियरल में भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं, साइको एनालिटिक में भी एक प्रयोग हुए हैं। ये क्वेश्चन हालांकि थोड़ा संदेहास्पद है, लेकिन इसका जो मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, न्यूरोबायोलॉजिकल अप्रोच, ये हो सकता है। विच अप्रोच इज नॉट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। न्यूरोबायोलॉजिकल हो सकता है, जेनेटिक भी होते हैं, इसमें अध्ययन तो हुए हैं, ये नहीं कह सकते अध्ययन नहीं हुए, लेकिन अध्ययन तो देखिए सब में हुए हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। लेकिन फिर भी मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। बाकी आयोग क्या आंसर देता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर थर्ड रिवीजन ऑफ बिनेट साइमन स्केल वॉज पब्लिश्ड। यानी बिनेट साइमन स्केल का 3य संशोधन कब पब्लिश हुआ था? तो जैसे जो इसका सही आंसर है, आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 1960 में। तो देखिए इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता देना चाहता हूँ। जो प्रथम देखिए बिनेट साइमन स्केल बना कब था? 1905 में। प्रथम संशोधन कब हुआ? 1916 में। द्वितीय कब हुआ? 1937 में, 1937। और थर्ड कब हुआ, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, 1960
1960 में थर्ड हुआ, फिर फोर्थ कब हुआ 1986 में हुआ, फिर फिफ्थ कब हुआ 2003 में, तब से ये चल रहा है। तो इतने संशोधन हो चुके हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्तित्व के आकृतिकरण में से क्या वंशानुक्रम और वातावरण के सापेक्षिक महत्व को दर्शाता है। तो यानी कि पर्सनैलिटी, ये कह रहा पर्सनैलिटी इज द फंक्शन ऑफ हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। क्वेश्चन का कहने का सीधा सा मतलब ये है। तो अब देखिए हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, ये क्या है, ये एक प्रोडक्ट है, तो ये ट्रेड्स को भी ले लेगा, फीचर ऑफ द एनवायरनमेंट को भी ले लेगा, स्कोप ऑफ एनवायरनमेंट फोर्सेस को भी ले सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है, ऑल ऑफ द अबव, ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, कार्य के आवेदकों की पृष्ठभूमि और अनुभवों के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी में खोजी जाती है। तो देखिए एप्लीकेशन ब्लैंक्स इसमें नहीं होगा, रिकमेंडेशन फॉर्म्स इसमें नहीं होगा, रेफरेंस रिपोर्ट में केवल ये दिखाया जाता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर थिंग कहाँ से, किस लाइन से, किस जगह से, कहाँ से ली गई है। तो इसका जो मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बायोग्राफिकल इन्वेंट्रीज, ये सही आंसर होना चाहिए। बाकी आयोग देखिए क्या देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, कार्मिक प्रबंधन द्वंद्वों को प्रभावशाली ढंग से निपटा जा सकता है, यानी कि एम्प्लॉय मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं इसको आसानी से कैसे डील किया जा सकता है। ऑप्शन ए है ऑल गिवन बिलो, बी है प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेशन, सी है मेकिंग कॉम्प्रोमाइज, डी है यूजेस ऑफ आर्बिट्रेशन। यानी कि जो कार्मिक प्रबंधन में द्वंद्व आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको कैसे कैसे हल किया जा सकता है। तो समस्या समाधान उन्मुखता से किया जा सकता है, समझौता करके और मध्यस्थ के उपयोग करके। यानी देखिए क्वेश्चन को देने का तरीका इन्होंने कैसे बदल दिया, पहले देते थे ऑल ऑफ द अबव, अब आज इन्होंने दिया है ऑल गिवन बिलो, ताकि बच्चा देखते ही कंफ्यूज हो जाए और गलती से गलत ऑप्शन टिक करके आ जाए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन सही होगा, ऑल गिवन बिलो, यानी कि ये जो नीचे तीनों ऑप्शन है ये तीनों सहायक होंगे कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कूट चित्रों के पुनर्स्मरण के एक प्रयोग में प्रतिभागियों को एक सप्ताह के अंतराल के बाद पहचानने के लिए कहा गया है, किस परिस्थिति में पहचान प्राप्तांक अधिक पाए गए। देखिए ये कहा जा रहा है कि आपको कोई कोडिंग इमेज दिखाई गई और 1 वीक बाद फिर से उसको दिखाया गया, तो जब टेस्ट लिया गया तो किस कंडीशन में स्कोर्स वर हायर स्कोर मिलेंगे। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, ओरिजिनल पिक्चर के केस में। यानी कि जब हम कोई मौलिक चित्र देखते हैं तो उसका जो स्कीमा हमारे माइंड में बनता है वो बहुत ही गहरा बनता है और उसकी छाप जल्दी नहीं जाती है। इस वजह से जब हम दोबारा इसको देखेंगे तो तुरंत हम इसको रिकॉल कर सकते हैं, तो मौलिक चित्र हमारे दिमाग में अच्छे से छाप छोड़ सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर होना चाहिए, ठीक है। बाकी सारे तीनों जो ऑप्शन है थोड़े से नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू लग रहे हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, हृदय धमनी रोग से संबंधित है, यानी कोरोनरी हार्ट डिसीज इज रिलेटेड टू। ऑप्शन ए है टाइप डी, बी है टाइप सी बिहेवियर, सी है टाइप बी, डी है टाइप ए बिहेवियर। तो इसका जो सही आंसर है टाइप ए बिहेवियर, टाइप ए बिहेवियर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, टाइप डी, माफ़ कीजिएगा, टाइप ए बिहेवियर, ठीक है। टाइप ए बिहेवियर में क्या होता है, देखिए इसके बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि फ्रीडमैन व रोजेनमैन ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, ध्यान से बस सुनिएगा। फ्रीडमैन एंड रोजेनमैन ने टाइप ए बिहेवियर का कॉन्सेप्ट दिया था, कब दिया था, 1974 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही आंसर होगा, टाइप ए बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्ल युंग के अनुसार सामूहिक अचेतन एक ऐसा काल्पनिक भंडार है जो निम्नलिखित से प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है हमारे पहले दबाई गई इच्छा, हमारी अपूर्ण इच्छा, सी है हमारे पूर्वजों की वैश्विक अनुभव, डी है हमारे प्रारंभिक यौन तनाव। तो देखिए जो कार्ल युंग के अनुसार अनकॉन्शियस का मतलब है कॉमन रिजर्वायर ऑफ इमेजेस डिराइव्ड फ्रॉम, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, आर एंसेस्टर्स यूनिवर्सल एक्सपीरियंस, हमारे जो पूर्वज थे उनसे जो हमें यूनिवर्सल एक्सपीरियंसेस मिले हैं। देखिए होता क्या है, जो सामूहिक अचेतन में हमारे जो पौराणिक अनुसूचियाँ होती हैं, इसके व्यक्ति कुछ प्रतिमाओं के रूप में होती हैं, जिसको युंग ने आर्कीटाइप कहा है, क्या कहा है, आदि रूप कहा है। तो आदि रूप क्या होता है, इसे युंग ने कई अन्य नामों से बताया, जैसे कलेक्टिव सिंबल्स बोला है इसे, या फिर कह सकते हैं प्रीमोर्डियल इमेजेस, या कह सकते हैं माइथोलॉजिकल इमेज भी कहा है। तो
तो आदि रूप होता क्या है? आदि रूप का मतलब यही है कि जो हमारे पूर्वज हैं, जैसे कि ऐसे तत्वों को व्यक्ति अपनी क्रियाओं के माध्यम से, जैसे व्यक्तियों में तरह तरह के धार्मिक विश्वास है, पौराणिक कथाएं हैं, दंत कथाएं हैं आदि के स्रोत से ये हमारे सामूहिक अचेतन में चला जाता है। तो आर एंसेस्टर्स यूनिवर्सल एक्सपीरियंसेस, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपकी स्क्रीन पर, कौन सी परिस्थिति समूह तनाव के स्थायित्व में योगदान देती है? समूह तनाव के स्थायित्व में, यानी कि समूह तनाव को कम करने में कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सूटेबल है? ऑप्शन नंबर ए कॉमन गोल्स, बी है फंक्शनल कोऑपरेशन, सी है डिफरेंसेस इन वैल्यूज, बी डी है बिलीफ दैट अदर ग्रुप इज़ मोर कंफर्टेबल। तो देखिए बिलीफ, डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, डिफरेंस इन वैल्यूज़ ये भी नहीं हो सकता, केवल दो में कन्फ्यूजन है, एक फंक्शनल कोऑपरेशन और ए है कॉमन गोल्स। लेकिन इसका जो सही आंसर है कॉमन गोल्स, जब व्यक्तियों का, समाज के सभी लोगों का एक समान लक्ष्य हो जाएगा, चाहे वो धर्म के रिस्पेक्ट में हो, चाहे राजनीति के रिस्पेक्ट में हो, चाहे किसी भी रिस्पेक्ट में हो, तो जाहिर सी बात है हमारे समूहों के बीच में, जो हमारे डिफरेंट समूह हैं उनके बीच में जो आपसी तनाव है ऑटोमेटिक कम होने लगेगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कॉमन गोल्स, वो मोस्ट प्रोबेबल सही ऑप्शन होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चालक अपनी गाड़ियों को हरी यातायात बत्ती पर चलाते हैं और लाल यातायात बत्ती पर रुक जाते हैं, यह कथन उद्धृत करता है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है मोस्ट कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसमें आंसर कोई भी सही हो सकता है, एक से ज़्यादा भी आंसर ऑप्शन सही हो सकते हैं माफ़ कीजिएगा। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, सी है ऑब्जर्वेशन कंडीशनिंग, डी है कॉन्टिग्यूटी कंडीशनिंग। तो इसका जो मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन सही मुझे जो लग रहा है बी होना चाहिए, क्लासिकल कंडीशनिंग। वैसे तो ऑप्शन इसमें से एक से ज़्यादा सही हैं, अब देखिए आयोग इसको क्या आंसर इसका देता है ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन इसमें यह है कि जब यातायात चालक हरी बत्ती देखकर चलने लगता है, लाल बत्ती देखकर रुक जाता है, यानी ये एक तरीके की क्लासिकल कंडीशनिंग है, वो कंडीशनड कर रहा है अपने आप को हरी बत्ती से, लाल बत्ती से। ठीक है, बाकी ऑप्शन में इसमें कोई भी ऑप्शन सही हो सकता है, एक से अधिक भी। अब इसका इंतजार करते हैं। वैसे मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 24, 11 से 14 वर्ष के बच्चों के निर्देशन के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के विकासात्मक ढांचे का क्या उद्देश्य है? तो इसमें भी देखिए दो ऑप्शन जो है मोस्ट प्रोबेबल हैं, ऑप्शन नंबर ए और बी, लेकिन फिर भी जो हाईली रिकमेंडेड ऑप्शन है प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर, यानी कि 11 से 14 साल के बच्चे के निर्देशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उसे करियर या व्यवसाय के लिए तैयार करना। ठीक है, बाकी ऑप्शन नंबर ए भी इसका प्रबल दावेदार है, डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ये भी कह सकते हैं कि बालक के जीवन में जो समस्याएं हैं, उससे पढ़ाई से रिलेटेड, उसके वास्तविक व्यक्तिगत जीवन से रिलेटेड, उसको भी सॉल्व करना निर्देशन का एक कार्य माना जाता है। ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी, प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर। ठीक है, अब देखिए आयोग क्या इसका आंसर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25, वस्तु प्रारूप और प्रत्यक्षीकरण प्रारूप में अंतर किसको दर्शाता है? अब देखिए इसमें क्या है, परसेप्चुअल लर्निंग, इल्यूजन, डिल्यूजन या हॉल्सिनेशन। तो देखिए इसका जो परसेप्चुअल लर्निंग है ये तो नहीं होगा कदापि, डिल्यूजन भी नहीं होगा, केवल इसमें जो सही आंसर है, राइट आंसर इसका होना चाहिए इल्यूजन होना चाहिए, भ्रम। देखिए इसमें ये लिखा है कि जो ऑब्जेक्ट आपके सामने प्रस्तुत है और ऑब्जेक्ट को सही परसीव न कर आने की वजह से आपके अंदर जो भ्रम उत्पन्न हो जाता है, उसे जो कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाती है, उसे उसको कहते क्या हैं? इल्यूजन कहते हैं या डिल्यूजन कहते हैं या हॉल्सिनेशन कहते हैं? देखिए इल्यूजन क्या होता है, इल्यूजन में स्टिमुलस का प्रेजेंट होना अनिवार्य होता है, और हॉल्सिनेशन में स्टिमुलस ना भी प्रेजेंट हो तो भी इंसान भ्रम की स्थिति में चला जाता है। तो इल्यूजन जो है इसका मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इसका होना चाहिए। हाँ, इल्यूजन हो जाता है मनुष्य को जब ऑब्जेक्ट और परसेप्शन फॉर्मेट में डिफरेंस आ जाता है, तो ये इल्यूजन होना चाहिए। बाकी देखिए क्या आता है आंसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26, प्रायोगिक संक्रियाओं के दृष्टिकोण से वर्गीकृत चर है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑपरेशंस क्लासिफाइड वेरिएबल्स आर, यानी कि एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफाइड वेरिएबल्स क्या है? ऑप्शन नंबर डी, डिपेंडेंट वेरिएबल्स और
इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है इसके, क्लासिफाइड वेरिएबल्स हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, आईवी वो वेरिएबल होता है जिसमें जो एक्सपेरिमेंटर होता है डायरेक्ट मैनिपुलेशन कर सकता है और इस आई मैनिपुलेशन का जो रिजल्ट है वो डीवी पर देखता है, यानी आईवी का डीवी पर प्रभाव देखता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, बाकी देखते हैं बाद में क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोदशा विकार के 2 प्राथमिक लक्षण हैं, मेनिया, इंसोमेनिया, डिप्रेशन एंड एनोरेक्सिया। सी डिप्रेशन एंड सुसाइडल थॉट्स, डी है डिप्रेशन एंड मेनिया। तो देखिए जो प्राइमरी सिम्टम्स हैं मूड डिसऑर्डर्स के वो ऑप्शन नंबर डी है, डिप्रेशन एंड मेनिया होगा और साथ वो अनुवाद जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्धिक प्राप्तांक IQ क्या है, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट IQ इज अ नॉर्म, रॉय स्कोर, स्कोर ऑफ वर्बल इंटेलिजेंस, डी है स्कोर ऑफ नॉन वर्बल इंटेलिजेंस। तो इसमें देखिए 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है, नॉर्म या रॉय स्कोर, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन है, हाईली रिकमेंडेड नॉर्म होना चाहिए, क्योंकि नॉर्म क्या होता है, नॉर्म एक ऐसा सेट होता है जिसके आधार पर, मतलब नॉर्म एक ऐसा एक स्टैंडर्डाइज्ड मानक होता है जिसके आधार पर कोई भी परीक्षण करता है, कोई भी मनोवैज्ञानिक या रिसर्चर जो है उसको आधार मान के बाकी सारे टेस्ट को परफॉर्म करता है। नॉर्म भी देखिए कई टाइप का होता है, एज नॉर्म है, ग्रेड नॉर्म है और भी कई हैं। तो यहाँ पर इंटेलिजेंट क्वोशिएंट क्या है, एक नॉर्म होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा एवरेज IQ है वो हम 100 मान के चलते हैं, यानी 100 हमारा क्या है, आइडियल वैल्यू है या कह सकते हैं नॉर्म्स है, जो कि 100 से बिलो और 100 से अबव को डिस्क्राइब करता है। बाकी आंसर देखिए आयोग क्या आंसर देता है। तो आज के लिए इतना ही, काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस किए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कुछ ही दिनों में जो है आपके आंसर की आ जाएगी ऑफिशियल, तो वहाँ से मिला लेंगे। तो मैंने जो भी आंसर बताए हैं तो प्लीज़ इसको श्योर शॉर्ट ना मानिएगा, ये केवल एक मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शंस मैंने बताए हैं, ये हो सकता है, बाकी आयोग के जो आंसर की आएगी उससे आप लोग मिलाइएगा तो वो ज़्यादा अच्छे से आपको कंफर्म हो जाएगा। और अगर कोई त्रुटि है या कोई आपको लगता है कि ये ऑप्शन इसमें ये नहीं, ये सही होना चाहिए, आप अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट के द्वारा बताइएगा मुझे। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और UGC नेट पेपर फर्स्ट और एजुकेशन एंड साइकोलॉजी की तैयारी के लिए साथ ही साथ रेगुलर अपडेट्स के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।